बोलिए। हाँ सही है। सर्कल जो है वो क्या है? सर्कल इज सब लोग लिखेंगे। सर्कल इज कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स which moves in a plane, which moves in a plane in such a way that its distance from fixed point is constant। अब समझिए इसको हिंदी में क्या, हिंदी का मतलब क्या है इसका समझिएगा कि सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट, बिंदुओं का समूह है सर्कल। कैसे बिंदुओं का समूह है? तो वो एक प्लेन में घूमने वाला बोर्ड हमारा एक प्लेन है कि नहीं है? ये ब्लैक बोर्ड हमारा एक प्लेन है ना, तो इस प्लेन में घूमने वाला पॉइंटों का कलेक्शन है, बिंदुओं का समूह है। ऐसे बिंदुओं का कलेक्शन है जो एक ज्योमेट्रिकल कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। वो ज्योमेट्रिकल कंडीशन क्या है? तो आगे लिखा हुआ है विच मूव्स इन अ प्लेन, जो एक प्लेन में घूम रहा था, इन सच अ वे दैट, इस तरीके से, इन सच अ वे दैट का मतलब इस तरीके से कि इट्स डिस्टेंस मतलब बिंदुओं का डिस्टेंस, ये सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से, तो फिक्स पॉइंट आपका मान लीजिए ये है, तो यहाँ से ये बिंदुओं का जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो हर जगह क्या होना चाहिए? कांस्टेंट या इक्वल। कांस्टेंट के बगल में आप लिख लो इक्वल। अगर यही डिस्टेंस गड़बड़ा जाएगा, अगर ये मान लीजिए ये डिस्टेंस ज़्यादा, ये डिस्टेंस कम, ये डिस्टेंस ज़्यादा, ये डिस्टेंस कम, तो फिर ये सर्कल नहीं होके इलिप्स हो जाएगा, अंडा हो जाएगा। अंडा, क्या अंडा आप देखते हैं गोल होता है? और वैसे भी अंडा नहीं होगा, अंडा तो 3D फिगर हो गया ना। अच्छा इसमें देखो अगर स्फेयर का डिफिनीशन देना हो स्फेयर का, तो बस ये हटा देना। जैसे सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन लिखे हो ना, तो एक बोर्ड में यदि घूमता है तो वो एक सर्कल का नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर प्लेन को हटा दिया जाए तो फुटबॉल देखो, फुटबॉल देख रहे हो? तो फुटबॉल में भी अगर सेंटर पे तुम चले जाओ, अपने आप को इमेजिनेशन करो कि बड़ा सा फुटबॉल है और उसके सेंटर पे तुम हो, तो वहाँ से हर जगह का डिस्टेंस क्या होगा? बराबर होगा। तो ये सर्कल नहीं है, ये स्फेयर है, क्योंकि स्फेयर एक प्लेन में लाई नहीं कर सकता है, एक स्पेस में लाई करेगा, हवा में लाई करेगा, या प्लेन में रखोगे तो वो ऊपर की तरफ उठ जाएगा, प्लेन में पूरा चपटा नहीं पाएगा, पूरा सतह पे नहीं आ पाएगा। जबकि सर्कल क्या होता है? एक सतही फिगर है, एक प्लेन फिगर है। क्लियर है? बोलो। तो अब ये बोलना बहुत जरूरी है कि सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन। इतना के बाद प्लेन में तो घूमता है, लेकिन किस तरीका से प्लेन में घूमना है? कैसे भी नहीं, ऐसे रेंडम नहीं कि घूम के ऐसे नहीं करना है। ऐसे घूमना है कि जिसके घूमने का जो पॉइंट से कलेक्शन ऑफ पॉइंट, उनका डिस्टेंस हर जगह से बराबर होना चाहिए। क्या इस फिगर में हर जगह बराबर है डिस्टेंस? ना, यहाँ छोटा है, यहाँ बड़ा है। तो सर्कल में ही ऐसा है कि ये सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस यहाँ से फिक्स होगा। अब यहाँ पे जो फिक्स पॉइंट है, यहाँ पे जो फिक्स पॉइंट है
उस फिक्स पॉइंट को सेंटर ऑफ सर्कल बोला जाता है। और ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस है एवरीवेयर, वो क्या है? रेडियस कहलाता है। तो लिख लोगे नोट करके, नीचे में फिगर बना लोगे। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हो? 3D फिगर है, स्फेयर 3D फिगर है, जबकि सर्कल 2D फिगर है। 2D मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो ही एक्सिस में जो प्लेन बनेगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो प्लेन बनाएगा उसमें ये सर्कल लाई कर सकता है। लेकिन प्लेन को रखोगे तो उसके लिए जेड एक्सिस भी चाहिए जो बाहर की तरफ होता है। ठीक है? हाँ, तो नोट करके लिखो, फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड क्या? सेंटर ऑफ सर्कल एंड फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड, बोलो, रेडियस ऑफ सर्कल। फिगर में पहले तुम ऐसे गोल मत बनाना, सर्कल में तुम ऐसे पहले पॉइंट के कलेक्शंस को ऐसे करना है, ऐसे तब बनाना, फिर बगल में एक सर्कल बना लेना, है ना? कोई दिक्कत? अब सर्कल में कुछ टर्म्स आएंगे, उसको डिफाइन करते हैं। यही लोकस है ना, कलेक्शन ऑफ पॉइंट जो एक ज्योमेट्रिकल कंडीशन को फुलफिल करता है, वो लोकस कहलाता है। लोकस क्या होता है? कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होता है जो किसी न किसी ज्योमेट्रिकल कंडीशन को फुलफिल करता है। तो ये एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट था सर्कल, और ज्योमेट्रिकल कंडीशन इसमें क्या था कि एक फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पे हमेशा रहेगा। जैसे ही तुम यहाँ पॉइंट ले लिए, माने कलेक्शन ऑफ पॉइंट यहाँ के चले आए, तो वो ज्योमेट्रिकल कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस ज़्यादा होगा, ये कम होगा। तो लोकस क्या होता है? कलेक्शन ऑफ पॉइंट जो किसी न किसी ज्योमेट्रिकल कंडीशन को क्या करता है? फुलफिल करता है। अब सर्कल तो तुम हद तक समझ गए, अब सर्कल में कुछ टर्म्स आएंगे, तो लिख लो, रिलेटेड टर्म्स विथ सर्कल। लिखोगे रिलेटेड टर्म्स विथ सर्कल। सर्कल से रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ते हैं। पहला है रेडियस। किसे कहते हैं? लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग सेंटर टू circumference of circle, circumference of circle। हाँ, क्या बोल रहे हो बाबू? अब देखिए, रेडियस क्या है? लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। देखिए फिगर बनाते चलिएगा। रेडियस क्या है हमारा? लाइन सेगमेंट, लाइन का टुकड़ा। लाइन सेगमेंट का मतलब क्या होता है? लाइन का टुकड़ा जिसका कोई लेंथ होगा, फिक्स होगा, वो दोनों एंड पॉइंट जिसका फिक्स हो जाता है उसे हम लोग लाइन सेगमेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है? तो अगर सेंटर से सर्कल के सरकमफरेंस, जो किनारे किनारे जो होती हैं दूरियां, ये एक बिंदुओं का कलेक्शन, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सरकमफरेंस। तो उसको ज्वाइन करने वाला जो सेगमेंट है वो रेडियस कहलाता है, और इसे हम लोग आर से डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से, है ना, डिनोटेड बाई
स्मॉल आर, जेनरली, है ना, जेनरली माने ऐसा नहीं है कि हमेशा आर ही से डिनोट करते हैं, आर से भी हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, बात समझ गए? बोलो। मौर्या तुम अपना कैमरा ऑफ कर लो। हाँ गुड, और माइक म्यूट कर लो, जब बोलना होगा तब बोलना, ठीक है? म्यूट कर लो अभी। हाँ ठीक है, गुड। तो रेडियस समझ गए। अब एक वर्ड आया था सरकमफरेंस, उसको भी लिख लो। सरकमफरेंस एक वर्ड आया था। देखो हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं होता है, हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं होता है। आप लोग बोलते हो ना मैथमेटिक्स में इंग्लिश होता है, हिंदी में पढ़ना है, ये करना है, वो कुछ नहीं होता है एक्चुअल में। आप समझो कि रेडियस हम क्या बोले कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग सेंटर टू सरकमफरेंस, फिर सरकमफरेंस बता ही रहे। अब सरकमफरेंस को हम परिधि बोले, बात समझ रहे हो? सरकमफरेंस को हम परिधि बोले तो क्या मतलब है? सरकमफरेंस जैसे नया है वैसे परिधि आपके लिए नया है। रेडियस को हिंदी में त्रिज्या बोला जाता है, त्रिज्या बोलो चाहे रेडियस बोलो। बचपन से हम त्रिज्या ही समझेंगे तो त्रिज्या ही जानेंगे, रेडियस जानेंगे तो रेडियस जानेंगे। तो इसलिए हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं होता है। हाँ थोड़ा सा वर्ड्स प्रॉब्लम होगा तो समझने में दिक्कत होगा, लेकिन धीरे धीरे आप उसे कैचअप कर लोगे। तो सरकमफरेंस का क्या डेफिनेशन लिखेंगे जी? कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। जो कलेक्शन ऑफ पॉइंट था आपका वही सर्कल तो था। हाँ बिल्कुल, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, पॉइंटों का पूरा कलेक्शन, होल कलेक्शन को एक साथ बोलो, होल लिख लो, होल कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इज कॉल्ड सरकमफरेंस। या फिर बाउंड्री ऑफ सर्कल, बाउंड्री ऑफ सर्कल ये भी बोल सकते हो। सर्कल का जो बाउंड्री है वो भी सरकमफरेंस है। आपको बता दें कि सरकमफरेंस ऑफ सर्कल 2πr होता है, पता है ना? अब आ जाते हैं तीसरा वर्ड, हम एक आता है कॉर्ड। क्या आता है? कॉर्ड। कॉर्ड किसे कहते हैं? लिखोगे लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट ऑफ सर्कल, 2 पॉइंट ऑफ सर्कल, दैट इज circumference, that is boundary। माने कि फिगर से समझिए, है ना, फिगर से समझिए कि अगर एक सर्कल है तो सर्कल के कोई भी 2 पॉइंट को, क्या लिखा है? लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स, एनी 2 पॉइंट्स। ये पॉइंट लिए, ये पॉइंट ले लिए, कॉर्ड है। ये पॉइंट लिए, ये पॉइंट ले लिए, ज्वाइन कर दीजिए, कॉर्ड है। कोई भी 2 पॉइंट ज्वाइन कर दीजिए, क्या है भाई? कॉर्ड है। तो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट ऑफ अ सर्कल या सरकमफरेंस या बाउंड्री के 2 बिंदुओं को ज्वाइन करने से एक कॉर्ड बन जाता है। क्लियर है जी? ये सारे कॉर्ड हैं कि नहीं है? और उनमें जो सबसे बड़ा कॉर्ड होगा उसे हम लोग डायमीटर के नाम से भी जानते हैं। देखो सर्कल अगर हमारे पास है तो ये भी एक कॉर्ड है, ये भी एक कॉर्ड है, ये भी एक कॉर्ड है। तो धीरे धीरे तुम्हें नहीं लग रहा कि कॉर्ड का लेंथ बढ़ रहा है? बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? तो जो सबसे बड़ा कॉर्ड होता है ना उसे हम लोग डायमीटर कहते हैं। उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं जी? डायमीटर। तो कॉर्ड के जस्ट नीचे अब हम लोग डायमीटर लिखेंगे। मेरे साथ आप लिखते जाइएगा कॉपी पे और समझते वक्त देखिएगा। डायामीटर
क्या लिखेंगे? द लॉन्गेस्ट chord of a circle is diameter, ठीक है, and every longest chord is of equal length। ऐसा नहीं है कि एक सर्कल में मतलब लिख लेना कि द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज डायमीटर एंड एवरी लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज अ इक्वल लेंथ इन अ सर्कल या इन अ पार्टिकुलर सर्कल लिख लो, इन अ पार्टिकुलर सर्कल। कभी कभी बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि अगर ये सर्कल है मेरे पास तो ये एक कॉर्ड है, बढ़ते जा रहा है, सबसे लॉन्गेस्ट हमारा भैया यहाँ आया। अब वो कहेगा कि सर ये भी तो कॉर्ड है, ये भी तो कॉर्ड है, ये भी तो कॉर्ड है, तो सबसे लॉन्गेस्ट ये भी है। फिर बोलेगा कि सर ये भी तो कॉर्ड है, ये भी तो कॉर्ड है, ये भी तो कॉर्ड है, ये भी तो कॉर्ड, सबसे लॉन्गेस्ट ये भी है जो सेंटर से पास कर रहे हैं। तो आखिर ये सारे कॉर्ड्स क्या लेंथ बराबर होगा क्या? तो जी हाँ, सारे कॉर्ड लॉन्गेस्ट जो कॉर्ड हैं, लॉन्गेस्ट सबसे लंबा वाला कॉर्ड है, उनके लेंथ बराबर होंगे। एंड वो कितने लेंथ के होंगे उसको जनरली डिनोटेड बाई क्या लिखेंगे? जनरली डिनोटेड बाई स्मॉल डी। डायमीटर को हम लोग जनरली किससे डिनोट करते हैं जी? स्मॉल डी से। और स्मॉल डी का वैल्यू क्या हम लोग 2/r लिख सकते हैं? क्यों 2/r लिख सकते हैं? देखना, जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड है वो सेंटर से पास करता है, और अगर सेंटर से पास कर रहा है सबसे लंबा वाला कॉर्ड, तो ये r और ये r दोनों मिलके 2r। एक और डेफिनेशन लिखोगे कॉर्ड का, लिखोगे द लाइन सेगमेंट joining two point of circle via center is called diameter, क्या बोले हम? द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट ऑफ सर्कल। लेकिन जो 2 पॉइंट ऑफ सर्कल को ज्वाइन कर रहे हैं वो ऐसा वैसा नहीं है। जब वो ज्वाइन कर रहे हैं तो बीच में सेंटर आ रहा है, भाया सेंटर मतलब बीच में सेंटर पड़ेगा। तो जब 2 पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो लाइन सेगमेंट जो होगा उसके बीच में सेंटर पड़ेगा। समझे कि नहीं? कोड भी लाइन सेगमेंट है, डायमीटर भी लाइन सेगमेंट है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि डायमीटर एक कॉर्ड है जो सेंटर से पास करता है? सारे कोड में ये खासियत नहीं है, सारे कॉर्ड में ये खास बात नहीं है ना। लेकिन जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड है उसमें खास बात है कि वो सेंटर से पास करेगा। एंड एवरी डायमीटर ऑफ अ पार्टिकुलर सर्कल, एक सर्कल में अगर होगा, एक खास सर्कल में, तो सब डायमीटर बराबर होगा। ऐसा नहीं है कि एक सर्कल में अलग अलग डायमीटर होगा, तब तो वो सर्कल होगा ही नहीं, वो इलिप्स हो जाएगा। फिर इलिप्स का अंडाकार फिगर होता है। दूसरा चीज कि अगर 2 सर्कल होगा तो इनके डायमीटर और इनके डायमीटर अलग हो सकते हैं कि नहीं? हो सकते हैं। तो डायमीटर भी समझ गए, डायमीटर का लेंथ रेडियस के दुगुना क्यों होता है ये भी समझ गए।
क्योंकि वो सेंटर से पास करता है। दिमाग में पिक्चर बना लो सर्कल का, सेंटर से पास करता हुआ और सर्कल पे पहुंचा तो 2 ऑफ रेडियस के बराबर होगा ही, क्योंकि सेंटर से ज्वाइन करने वाला लाइन रेडियस होता है। तो इधर से भी ज्वाइन कर रहा है तो और रेडियस, तो 2 गो रेडियस, तो 2 गो रेडियस मिलके 1 डायमीटर। चलो ये हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग, कुछ और वर्ड्स है हमारे सर्कल में, उसे पढ़ते हैं। एक आता है तुम्हारा सेगमेंट वर्ड, आर्क वर्ड आता है, आर्क है ना, आर्क भी आता है। और अच्छा एक बात बताओ, अगर ये सर्कल है हमारे पास तो इसका ये जो अंदर वाला पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे, इंटीरियर साइड बोलेंगे कि नहीं? तो इंटीरियर, और इसके जो बाहर है उसको क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर। ये सब पता होना चाहिए। अब देखो, लाइन सेगमेंट का नाम सुने हो, और उसी तरह से सेगमेंट ऑफ सर्कल होता है, सेगमेंट ऑफ सर्कल। इसी तरह से सेगमेंट ऑफ लाइन भी होता है, सेगमेंट ऑफ लाइन। तो सेगमेंट ऑफ लाइन का मतलब क्या होता है पता है? लाइन का टुकड़ा, लाइन का एक भाग। तो सर्कल का सेगमेंट का मतलब सर्कल का भी एक पार्ट। ये 2 पार्ट हुआ कि नहीं, एक नीचे वाला छोटा पार्ट, एक ऊपर वाला बड़ा पार्ट। तो इसे नीचे वाला जो पार्ट है उसे बोलते हैं माइनर सेगमेंट। क्या बोलते हैं? ऊपर वाला जो भाग है उसे हम बोलते हैं मेजर सेगमेंट। बड़ा सेगमेंट, छोटा सेगमेंट। तो क्या हम बोल सकते हैं कि एक कोड जो होता है, एक कोड सर्कल को 2 पार्ट में बांट देता है, एक माइनर सेगमेंट और एक मेजर सेगमेंट। बोलो, ये कोड ही है ना जो 2 सर्कल के किसी 2 पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, तो 2 पार्ट में बांट दिया। कोई दिक्कत? बढ़िया है। अब आर्क के बारे में अगर हम पूछें कि आर्क किसे कहते हैं, जो सर्कल का हमारा सरकमफरेंस है, सरकमफरेंस वही आर्क होता है। सर्कल का सरकमफरेंस है हमारा, वही आर्क होता है। अब क्या होगा कि मान लो हम केवल इतना आर्क की बात करें, ए से लेके बी तक, तो बस इतना आर्क है मेरे पास। तो सर्कल का ही ना किनारा किनारा वाला बिंदुओं का कलेक्शन है आर्क। तो ए से अगर हम केवल ऐसे लिखे ए बी, तो इसको क्या समझा जाएगा? लाइन सेगमेंट समझा जाएगा। कैसा? तो ए से बी को ज्वाइन करने वाला, ए से जो बी को ज्वाइन करेगा उसको समझा जाएगा। लेकिन ए बी के ऊपर एक टोपी लगा दें ऐसे, ए बी के ऊपर एक टोपी लगा दें ऐसे, तो उसको क्या समझा जाएगा? आर्क ए बी। अब बच्चों के दिमाग में एक प्रश्न उठेगा, एक क्वेश्चन उठेगा कि सर घूमने का तरीका तो भैया ऐसे भी हो सकता था और ऐसे भी हो सकता था, तो क्या तुम्हें नहीं लग रहा कि 2 गो आर्क होगा? एक माइनर आर्क होगा, मन ए से बी तक जाने का 2 रास्ता है, एक नीचे की तरफ से, एक ऊपर की तरफ से। तो नीचे के तरफ से जाएंगे तो माइनर आर्क बनेगा, और ऊपर के तरफ से जाएंगे तो मेजर माने ज़्यादा बड़ा, माइनर माने छोटा। तो फिर इससे कैसे पता चलेगा कि माइनर आर्क है कि मेजर आर्क है? ऐसे नहीं ना पता चलेगा। तो उस समय हमें लिखना पड़ेगा MIN और ब्रैकेट में AB लिख के आर्क। तो इसको क्या समझा जाएगा? छोटा वाला आर्क, मतलब ACB वाला लेंथ। और अगर MAJ लिख के AB के ऊपर टोपी चढ़ा दें तो समझा जाएगा
ए डी बी वाला आर्क, जो ए से डी से बी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत? टोपी उड़ाना जरूरी है, नहीं उड़ाओगे तो ए से डी होगा, डी से बी होगा। हाँ बोलो। हाँ क्या बोल रहे हो? ऐसा थोड़ी है, अगर ऐसा थोड़ी है, आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बोल रहे हो, ये 12 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 9 है। घड़ी के दिशा में चलते हैं तो क्लॉकवाइज बोलते हैं, घड़ी के उल्टी दिशा में चलते हैं तो उसे एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। तो ए से चलोगे तो ये क्या कहलाएगा? ए से चलोगे तो ये क्या कहलाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन बी से चलोगे तो ये वाला क्या कहलाएगा? क्लॉकवाइज। तो वो डिपेंड करता है ना कि किस पोजीशन से आप चलते हो। कोई बंदा ए पे खड़ा होके चल रहा है तो उसके लिए क्लॉकवाइज कौन होगा? ये होगा। एंटी क्लॉकवाइज कौन होगा? ये होगा। एंटी माने घड़ी का विपरीत दिशा। घड़ी चलता है 3 से 6 बजता है, 6 से 9 बजता है, फिर 12 बजता है, फिर 3 बजता है। तो अगर हम 3 से 12 बजाएं, ऐसे 6 से 3 बजाएं, तो ये कौन सा कहलाएगा? क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? अगर हम 6 से 3 बजाएं तो एंटी हुए ना। एंटी माने उल्टा, घड़ी जैसे चल रहा है उसका उल्टा। क्लॉकवाइज माने क्लॉक जैसे चल रहा है उसी के जैसा। तो ए के पोजीशन से अगर आप एंटी क्लॉकवाइज लोगे तो बी पे जाने के लिए छोटा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, जबकि बी पे खड़ा होकर तुम एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो बी पे ए पे जाने के लिए आपको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि मेजर आर्क और माइनर आर्क का डेफिनेशन आप वैसे दोगे। कोई दिक्कत? डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि आपको कभी मेजर आर्क माइनर आर्क पूछेगा नहीं, आपको समझना है। हाँ एक और बात, जब तक कि बोला ना जाए, अगर आर्क ए बी लिखा हो, तो जब तक आपको बोला ना जाए आप इसे माइनर आर्क ही समझिएगा। हाँ माइनर समझना है। जब तक बोला ना जाए आपको माइनर आर्क ही समझना है। हाँ अगर उसे बोलना होगा तो वो मेजर आर्क बोलेगा, और माइनर आर्क लिख दिया तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर वो माइनर आर्क लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आर्क ए बी लिख दिया तो आपको कन्फ्यूज़न होगा। तो उस समय आप आर्क ए बी को क्या समझिएगा? माइनर आर्क। यही कन्वेंशन है, ऐसे ही सब लोग मानते हैं। जो भी बनाता है मैथ्स में वो वैसे ही मानता है। यही रूल है, यही बनाया गया है कि सब दुनिया का यही आदमी समझे। हाँ सब जगह, दुनिया के किसी कोने में जाओगे तो ये वर्ड अगर तुम्हें सब समझ में आ रहा है, ये वर्ड अगर तुम्हें समझ में आ रहा है तो एक और समझ लो सेक्टर के बारे में। सेक्टर किसे कहते हैं? सेक्टर क्या होता है कि एक सर्कल है हमारे पास और एक आर्क है। एक आर्क है ए बी मान लीजिए, तो आर्क का एंड पॉइंट है कि नहीं बताओ तो? ये एंड पॉइंट है कि नहीं है? उस एंड पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर देना, उस एंड पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर देना, एक रीजन तैयार हो गया। ये रीजन तैयार हुआ भाई, और एक ये रीजन, 2 रीजन तैयार हुआ कि नहीं? इसी को सेक्टर बोलते हैं। अब तुम खुद बोलो, क्या इसे हम मेजर सेगमेंट बोलेंगे, मेजर सेक्टर बोलेंगे, माइनर सेक्टर, और इसे हम लोग बोलेंगे
मेजर सेक्टर। क्लियर है? भैया आर्क और उस आर्क के एंड पॉइंट से ज्वाइन करने वाला सेंटर से घिरा हुआ क्षेत्र को, रीजन को हम सेक्टर कहते हैं। एक सर्कल है, उसका एक आर्क होगा, उसके आर्क के एंड पॉइंट से सेंटर को ज्वाइन करने के बाद जो रीजन तैयार होता है, उसी रीजन को हम किस नाम से जानते हैं? सेक्टर के नाम से जानते हैं। और वो सेक्टर में एक माइनर सेक्टर होगा और एक मेजर सेक्टर होगा। समझे कि नहीं? बहुत बढ़िया। तो अगर मेजर आर्क, देखो, अगर मेजर आर्क और रेडियस माने एंड पॉइंट को अगर हम मिला दिए हैं, एंड पॉइंट को सेंटर से मिला दिए हैं, तो मेजर आर्क और रेडियस से जो घिरा हुआ क्षेत्र है उसे हम लोग मेजर सेक्टर बोलेंगे। और माइनर आर्क और रेडियस से घिरा हुआ क्षेत्र अगर होगा तो उसे हम लोग माइनर सेक्टर कहेंगे। जब बहुत दिन हो जाता है तो बच्चों के साथ एक कन्फ्यूज़न होता है दो वर्ड में, एक सेक्टर में और एक सेगमेंट में। सेक्टर ऑफ सर्कल एक वर्ड आता है उसके सामने, और एक आता है सेगमेंट ऑफ सर्कल। तो वो कंफ्यूज हो जाता है। दो फिगर उसके सामने है, एक में ऐसे है और एक में ऐसे है। इन्हीं दोनों में से किसी एक का नाम सेक्टर होता है और किसी एक का नाम सेगमेंट होता है। अब वो कंफ्यूज हो जाता है कि किसको सेक्टर बोले और किसको सेगमेंट बोले। अभी तो ताज़ा ताज़ा है, याद रहेगा, बाद में भूल जाते हो। बहुत लोग भूल जाते हैं। तो एक उसके लिए हम तरीका इन्वेंट किए। तरीका क्या था वो? लाइन सेगमेंट का नाम सुने हो? सेगमेंट ऑफ लाइन। तो सेगमेंट ऑफ लाइन का मतलब लाइन का टुकड़ा, लाइन का एक पार्ट। तो अगर सेगमेंट ऑफ सर्कल है तो सर्कल का एक पार्ट, और सर्कल का पार्ट ऐसे समझना कि जब तुम मम्मी से रोटी मांगते हो खाने के लिए, रोटी का शेप सर्कल होता है कि नहीं जी? तो जब तुम मम्मी से रोटी मांगते हो, 10 गो रोटी खा गए हो, माने तुम 10 गो रोटी खा गए हो, समझ लो। 10 रोटी खाने के बाद तुम्हारा पेट अभी थोड़ा सा कह रहा है कि नहीं थोड़ा सा और खाते हैं, तो तुम बोलोगे कि आधा रोटी और दे दीजिए मम्मी। अरे यही बोलोगे ना? तो आधा रोटी जब बोलोगे कि मम्मी दे दीजिए, तो मम्मी क्या करेंगी? कहेंगे कि बेटा अभी कम ही खाया है, खाली 10 को तो अभी खाया है। यहाँ से काटेंगी रोटी, ऐसा काटेंगे कि आधा से अधिक फटेगा। रोटी तोड़ा जाता है ना, तो वैसा तोड़ेंगे कि वो आधा से अधिक टूटेगा। और ये वाला जो मेजर सेक्टर है, सॉरी सेगमेंट है, मेजर सेगमेंट, वो तुम्हें देंगी। और माइनर सेगमेंट जो है वो अपने पास रख लेंगे। ऐसे ही होता है ना? तो ये चीज़ आपको समझना है कि रोटी का टुकड़ा जैसे लाइन सेगमेंट को लाइन का टुकड़ा बोलते हैं, तो रोटी के टुकड़ा को भी हम सर्कल का सेगमेंट समझेंगे। बस उतना याद रहेगा कि भैया रोटी का टुकड़ा को सेगमेंट बोलते हैं, तो ये पिक्चर तो आपको अपने आप याद हो जाएगा कि एगो तो सेक्टरे होता है, दुएगो होता है। तो अब इसके बाद भी अगर अपने फ्यूचर में ना याद कर पाओ, तो मम्मी का रोटी तो याद नहीं होगा, तब मम्मी का डंटा वंटा याद होगा ना।
हाँ, तो मम्मी से बोल देना कि एक बार रोटी जब मांगे तो एक आध बार मार दीजिएगा, तो वो याद कर रहेगा हमेशा। अब आ जाइए आप ना एक्सरसाइज 10.1 पे। इतना कहानी सुनने के बाद आप आ जाइए एक्सरसाइज 10.1 पे। सबके पास बुक होगा? बोलिए। सर्कुलर डिस्क सर्कल है ना, होता है, क्या होता है? यही ना है सर्कुलर डिस्क, सर्कल ही ना होता है। क्या होता है सर्कुलर डिस्क का मतलब? सर्कल का आकार का डिस्क जो है, सीडी जो आप देखते हो। अरे वो सरकम सेंटर, और वो जो है वो सर्कल में नहीं होता है, ट्रेंगल में होता है। इन सेंटर होता है, सरकम सेंटर होता है। सुन लो, एक ट्रेंगल है हमारे पास, एक ट्रेंगल के तीनों वर्टिसेस से पास करता हुआ एक सर्कल अगर हो, उसी के सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ सरकम सर्कल, या इसी सर्कल को क्या बोलते हैं? सरकम सर्कल, सरकम सर्कल। और सरकम सर्कल के सेंटर को क्या बोलते हैं? सरकम सेंटर। ये अलग बात है कि ये बाद में आपको प्रूफ करेंगे हम लोग कि जो सर्कल का, इसी 9वीं क्लास में सर्कल का जो सरकम सर्कल है, उसका सेंटर इस लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करता है। तीनों लाइन का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते हैं, वो जहाँ इंटरसेक्ट करता है वही सरकम सर्कल होता है, सेंटर होता है, सरकम सेंटर होता है। ये प्रूफ किया जाता है, ये बाकायदे प्रूफ किया जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। हो सकता है इसी चैप्टर में कहीं ना कहीं आ जाए, तो उसे प्रूफ किया जाएगा। फिर एक आता है आपका इन सेंटर। इन सेंटर होता है सर्कल के अंदर, ट्रेंगल के अंदर, तीनों ट्रेंगल के साइड को टच करता हुआ जो सर्कल होता है। हमारा एक ट्रेंगल है ना एबीसी, उस एबीसी के अंदर ना सर्कल आ गया, तो उसे हम लोग इन सर्कल बोलते हैं। इन सेंटर अलग अलग चीज है। इन सर्कल, इन सर्कल के सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो। इन सेंटर, इन सेंटर। और इन सेंटर आपको मतलब जानने के लिए बता देते हैं कि ये सेंटर जो लाई करता है, वो सर्कल का जो ट्रेंगल का जो एंगुलर बाइसेक्टर है, एंगल ए को आधा करने वाला, एंगल बी को आधा करने वाला, एंगल बी को मैंने ये बी है तो ये b/2, ये b/2, ये पूरा एंगल ए है तो ये a/2, ये a/2, फिर ये c/2 तो ये भी c/2, तो उस पे लाई करता है। किसका सेंटर? इन सर्कल का। तो इन सर्कल याद कर लीजिएगा, अंदर होता है ट्रेंगल के, और सरकम सर्कल क्या होता है? सर्कल बाहर होता है ट्रेंगल के। क्लियर है? आपने चर्चा किया इसीलिए बता दिए। लिखना चाहते हो तो लिख भी लो, अब लिख तो सकते ही हो कि लिखवा दें? हाँ, लिख देना कि इफ सर्कल पासेस थ्रू, लिख लेना इफ सर्कल पासेस थ्रू वर्टेक्स ऑफ या वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, if circle passes through vertices of triangle, then circle is called
बोलो, सर्कम सर्कल। अगर हमारा सर्कल एक ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस से पास कर जाए तो उस सर्कल को हम क्या नाम देते हैं? सर्कम सर्कल। तो ये डेफिनेशन हो गया सर्कम सर्कल का। नोट करके लिख लेना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स is called circumcenter। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब जहां बहुत सारे पॉइंट्स मिलते हैं, जहां बहुत सारे पॉइंट्स इंटरसेक्ट करते हैं, काट कूट करते हैं, वो क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स। तो ये साइड है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 90 डिग्री 90 डिग्री आधा आधा। ये साइड है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ये आधा आधा और 90 डिग्री। फिर ये है, इसको आधा करिए और ये गया, ये बराबर इसके, तो यही क्या कहलाता है? सर्कमसेंटर। लिख लिए आप लोग? लिख लिए यहाँ? अरे प्रूफ जानना जरूरी, इस चैप्टर में आएगा। हाँ तो जान लो। तुम लोग जो है ना एनसीईआरटी पढ़ाना चाहते हैं तो कहते हो कि नहीं आरडी शर्मा पढ़ेंगे, आरडी शर्मा पढ़ाएंगे, तो कहना एनसीईआरटी पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पूछ दिए तो जान लो। ये बात जानते हो कि लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होता है, लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर जो बाइसेक्टर होता है, उससे ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होता है। बोलो। तो यहाँ से अगर यहाँ पे कोई भी इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कहीं भी पॉइंट लोगे ए, अब मान लो ये P है और ये Q है, तो A का डिस्टेंस P से और A का डिस्टेंस Q से बराबर होगा। कैसे बराबर होगा? क्योंकि ये लेंथ के बराबर है, ये साइड और ये साइड कॉमन है, और ये एंगल 90 डिग्री तो ये भी एंगल 90 डिग्री, तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट अगर हो गया, क्योंकि ये साइड के बराबर, ये कॉमन साइड है और ये एंगल है बाई साइड एंगल साइड, तो निश्चित रूप से A से P की दूरी और A से Q की दूरी बराबर होगी। अब मान लो ये पॉइंट यहाँ होता, A यहाँ होता, A डैश, तो क्या ये दूरी और ये दूरी बराबर नहीं होती? क्योंकि उस समय भी ये साइड के बराबर होता है, ये 90 डिग्री होता। अब छोटा वाला ए बी मान लो ओ है, तो ए ओ के बराबर होता, तो छोटा वाला ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होता, तो ए डैश से पी की दूरी और ए डैश से क्यू की दूरी बराबर होती। मतलब ये कंफर्म हो गया कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करने वाला कोई भी पॉइंट की दूरी पी से और क्यू से बराबर होती है। बोलो। ये कंफर्म हो गया कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करने वाला कोई भी पॉइंट की दूरी P से और Q से बराबर होती है। जिसका बाइसेक्टर, जिस साइड का बाइसेक्टर किए हैं उसके एंड पॉइंट से बराबर होती है, चाहे वो नीचे ही क्यों ना हो। ये भी बराबर होगा, ये भी बराबर होगा। क्लियर हो गया? अब मान लो लाइन सेगमेंट ऐसे हो और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दिए, मतलब ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, तो क्या यहां से A की दूरी और यहां से B की दूरी बराबर होगी कि नहीं? क्योंकि वही कहानी है 90 डिग्री
ये साइड इस साइड के बराबर, ये कॉमन साइड, ये 90 90, तो साइड एंगल साइड से बराबर, ट्रेंगल हो गया दोनों, तो ये दूरी और ये दूरी बराबर होगी। मतलब कैसा भी साइड घुमा दो, परपेंडिकुलर जो बाइसेक्टर होते हैं उन पे लाई करने वाला कोई भी पॉइंट दोनों छोर से, दोनों एंड से बराबर दूरी पे होगा। होगा। बस इतना कॉन्सेप्ट से तुम ये प्रूफ कर सकते हो कि सर्कम सर्कल का सेंटर क्यों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करता है। देखो क्वेश्चन उठता है एक्चुअली बच्चों के मन में, पूछना भी चाहिए और जानोगे तो बहुत काम भी आता है। चलो कोई बात नहीं। देखो अब ये मान लो तुम्हारे पास एक सर्कल है, ए है, बी है, सी है। अब हम बोलेंगे कि AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचो, तो A से C के बीच में पहले जाओगे और वहाँ पे एक 90 डिग्री का खींचोगे ना, तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगा कि नहीं। अब इस पे लाई करने वाला कोई भी पॉइंट से A की दूरी और C की दूरी बराबर होगी, चाहे वो आप ऊपर हो चाहे आप अंदर हो। वहां से इस पे कहीं भी पॉइंट होगा तो इसकी दूरी और इसकी दूरी बराबर होगी। ये दिमाग में रखना है, ये बात दिमाग में रखना है कि इस बाइसेक्टर, मान लो ये B1 बाइसेक्टर है, तो B1 बाइसेक्टर पर का कोई भी पॉइंट की दूरी A से और C से बराबर होगी, क्योंकि हमको मालूम है कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। अब हम BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते हैं, किसका, चाहे BC का छोड़ो, AB का खींचते हैं। AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये बराबर ये होना चाहिए और इसको हम 90 डिग्री एंगल भी बनाएंगे। तो अब ये जहाँ इंटरसेक्ट किया, अब बताओ कि मान लो ये B2 बोल दिए, तो ज़रा बताओ B2 पे जो पॉइंट होगा चाहे यहाँ हो, उसकी A से डिस्टेंस और B से डिस्टेंस बराबर होगी। पक्की बात है। चाहे वो पॉइंट यहाँ ही क्यों ना हो, यहाँ से भी A के डिस्टेंस और B के डिस्टेंस बराबर होगी। हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट कॉमन आ रहा है, कॉमन पॉइंट C, ये पॉइंट तो B1 पे भी है और यही पॉइंट B2 पे भी है। तो अगर इस पॉइंट को हम A और C के तरफ से देखें, A और C के तरफ से देखें, तो क्या हम बोल सकते हैं कि A से C की दूरी और C से, ये C मत बोलो, इसको O मान लो कुछ देर के लिए, तो O से A की दूरी और O से C की दूरी बराबर होगी। और अगर इधर के तरफ से देखें, B2 के तरफ से, तो B2 किसका बाइसेक्टर था, AB का ना। तो B2 पर के पॉइंट से देखें तो इस O का A से डिस्टेंस और इस O का B से डिस्टेंस बराबर होगा। और अगर BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचें तो वो भी तो ऐसा ही ना जगह से पास करेगा जहां से B की दूरी और C की दूरी बराबर होगी। तो भैया O से B की पहले आया था क्या, O से A की दूरी और O से C की दूरी बराबर आया था, और O से A के डिस्टेंस और O से B का डिस्टेंस बराबर आया है अभी इधर के तरफ से, तो ये भी तो बराबर हुआ ना। तो O से B का डिस्टेंस और O से C का डिस्टेंस बराबर हो गया, मतलब O कहाँ था, तीनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे। तभी ना इसका बाइसेक्टर भी वहीं से गुजरा। तो तुम ये भी प्रूफ करने में सक्षम हो गए कि क्यों दो लाइन तो इंटरसेक्ट कहीं ना कहीं करता ही है, क्यों तीसरा भी वही इंटरसेक्ट करता है, मतलब कनकरेंट हो गए। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर साइड्स के कनकरेंट होते हैं, ये प्रूफ हो गया कि नहीं। इन दोनों के बराबर हो जाने से OB बराबर OC अगर हो गया तो निश्चित रूप से वो O ऐसा ही पॉइंट हुआ होगा
जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हुआ होगा बीसी का, क्योंकि बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही ऐसा जगह होता है जहां से बी की दूरी और सी की दूरी बराबर होती है। तो अब बताओ कि एक ऐसा पॉइंट को सोचो, ऐसे भूल जाओ कुछ, सब कुछ दुनिया का सब कुछ भूल जाओ, ऐसे सोचो कि एक ऐसा पॉइंट जहां से तीन जगह की दूरी बराबर आ रही है, तो वो तीनों पॉइंट एक सर्कल पे लाई करना चाहिए कि नहीं? क्यों? क्योंकि रेडियस है ना। एक ऐसा पॉइंट जहां से तीन जगह की दूरियां बराबर आ रही है और वो एक प्लेन में भी है, ये ट्रेंगल प्लेन फिगर है ना, तो ट्रेंगल का तीनों वर्टिसेस एक प्लेन में लाई कर रहा है और इसका एक फिक्स जगह से दूरियां बराबर आ रही है, मतलब वो सेंटर रहा होगा। तो हो तो गया प्रूफ। अब कैसे करें, समझ गए? समझ गए? प्रूफ हो गया। अब अगर तुमको लिख के प्रूफ करना है तो तुम ऐसे प्रूफ करोगे कि ड्रॉ अ ट्रायंगल एबीसी एंड ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स B1, B2, B3, या पहले लिखोगे ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ AC एंड AB, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC एंड AB, फिर लिखोगे मीट एट O, फिर वही ना लिखवा रहे हैं, वही ना बता रहे हैं। जैसे कर लो भाई, समझ में आ गया तो। उसके बाद कहोगे क्या कि वी नो दैट द पॉइंट्स ऑन बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम एंड पॉइंट ऑफ साइड्स, दैट इज O is equal distance from A to C and O is equidistance from A to B, that is O is also equidistance from B to C, that is O is lie in perpendicular bisector of sides of a triangle, and we know that a point from which 3 points as equal distance, then this point is center of circle which passes through ABC। बुझाया? बस हो गया। आज यहीं पे ख़त्म करते हैं क्लास। बाय।